हे मेरा नाम तुषार चौधरी है और मैं आपका वेलकम करता हूँ थिंक लर्निंग कोड पर। तो आज ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट की, जो कि हम जावा लैंग्वेज जिसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म समझिए कि प्लेटफॉर्म क्या होता है ना। तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो चीजें हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए प्लेटफॉर्म क्या होता है ना। तो प्लेटफॉर्म एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में यूज होता है। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारा विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया या फिर लिनक्स हो गया, है ना, जिसकी मदद से हम इजीली अपने कोई भी फंक्शन को यूज कर पाते हैं, है ना। आपको पता होगा कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हमको एक ब्लॉक ऑफ कोड अलग से लिखना पड़ेगा हमारी फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए, है ना। अब उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें नहीं आती हैं, वो अभी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा कि क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना इसमें यूज आएगा मैं आपको इतना बता देता हूँ। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा पाते हैं ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड अलग से लिखना पड़ता, जिसमें कि आपके प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूशन होता। बट उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो जब तक आप उस प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे तब तक आपका जो सीपीयू है वो पूरा यूज उसमें होता रहेगा, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे। उसमें एक दिक्कत होती थी, इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए कि जिससे हमारी जो मल्टीटास्किंग है वो हो जाए। अब जो चीज़ हमें यूज़ करनी है वो हमें आसानी से यूज़ करना है ना, जो भी हमें फंक्शन यूज़ करना है वो हर कोई उसको इजीली यूज़ कर पाए। यूज़र इंटरफेस एक बहुत इजी हो जाए किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूशन कराने के लिए। तो ये जस्ट सिंपल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। अब देखिए, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ये ना दो चीज़ें होती हैं। अब आपको पता हुआ कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसका एक फंक्शन होता है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस है या फिर इंडिपेंडेंस है। जैसे अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो जो सी लैंग्वेज है हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी लैंग्वेज है ना। मतलब कि अगर आपने एक कोड अपने विंडोज से बनाया तो वो वर्क नहीं करेगा लिनक्स में और वर्क नहीं करेगा मैकिन्टोश में, मतलब कि मैक में। ठीक है। तो ये होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, है ना। अब जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है वो क्या होता है, देखिए जो आपकी जावा लैंग्वेज है उसका एक ये फीचर है कि जो जावा लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी लैंग्वेज है। मतलब कि आपने कोड जनरेट करा, मतलब कि आपने कोड लिखा विंडोज से तो वो रन हो जाएगा आपका मैकिन्टोश पे भी, रन हो जाएगा आपका लिनक्स पे भी, और विंडोज पे तो होगा ही होगा, है ना। सो ये दो चीज जो हो गई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, ये अलग अलग चीजें हैं ना। तो देखिए, इजीली भाषा में आप समझिए कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर आपने विंडोज से प्रोग्राम लिखा और आपने विंडोज के कंपाइलर से उसको रन कराया, तो आप जो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है आप उसको ना ही लिनक्स में चला सकते हैं और ना ही आप उसको मैकिन्टोश में चला सकते हैं ना। बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो कि जावा का एक फीचर है, आपने अगर जावा कोई भी जावा की लैंग्वेज से आपने कुछ भी एक प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए आपको दो वैल्यूज का ऐड का एक प्रोग्राम लिखा आपने, आपने विंडोज का कंपाइलर यूज करा, है ना, आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल उसकी बना ली, तो आप उसको विंडोज में भी चला पाएंगे, आप उसको मैकिन्टोश में भी चला पाएंगे, आप उसको लिनक्स में भी चला पाएंगे। हम आगे समझेंगे कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हमारी कैसे हो रही है। ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करें पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की, हम पहले बात करते हैं ना। एक मैं नया स्लाइड ले लेता हूँ जिसमें कि हम बात करते हैं ना, नई स्लाइड के लिए एक सेकेंड। ठीक है। सो ये हमने एक नई स्लाइड ले ली, इसका मैं लेआउट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की। ठीक है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की। ठीक है। सो देखिए, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। हमारी जैसे सी लैंग्वेज है, अगर हम सी लैंग्वेज के कोड को, अगर हम विंडोज के कंपाइलर से अगर हम उसको रन कराएंगे, है ना, तो वो मैकिन्टोश में या फिर अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हो गई। ठीक है। अब ये कैसे ये चीजें आई, आप इस चीज को समझिए। ठीक है। देखिए,
आप एक मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा, आपको ऐसा समझाऊंगा कि दोबारा आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सो एक ये आर्किटेक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये चीज हो पा रही है, ओके। देखिए यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, टेक्स्ट बॉक्स। नहीं, यहाँ पे हमने कोई भी सी प्रोग्राम है उसको सेव करके रखा है, ठीक है। आप किस में सेव करते हैं? आप जैसे कि हमारा एक फाइल का नेम है एड डॉट सी, ठीक है। ये आपको पता होगा कि एक ही फाइल का फॉर्मेट होता है जिस पे हम सेव करते हैं, ठीक है, सी के प्रोग्राम को। आपको पहले भी मैंने ये चीज बता रखी है। अब क्या होगा, देखिए मेरी बात को समझिए। एक हम दोबारा से इसमें वो कहाँ चला गया जो होता है ना, नहीं इंसर्ट, एक सेकेंड रुकिएगा, डिजाइन, मेरे को एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है, वो इंसर्ट से आएगा क्या? हाँ ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब हम आपको पता है कि सी प्रोग्राम आप कैसे कंपाइल करते हैं, आपको सी प्रोग्राम का कंपाइलर चाहिए होगा, है ना। सी कंपाइलर, सी कंपाइलर आपको चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे इंसर्ट सी, देखिए आपने सी का प्रोग्राम बनाया, आपने सी का कंपाइलर यूज करा। अब जब आप कंपाइल करते हैं उसके बाद कौन सी फाइल आती है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ऑब्जेक्ट फाइल। बिल्कुल राइट, ओबीजे होता है ना, ऑब्जेक्ट फाइल होता है ना, फाइल जो कि डॉट ओबीजे होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इंसर्ट शेप। देखिए सी कंपाइलर के बाद, अब जब आपने सी कंपाइलर यूज करा तो वहाँ पे क्या आ गया, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइल आ गई आपकी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट फाइल के बाद आप क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं जो कि आपकी लिंकर की हेल्प से बनती है। अब लिंकर आपको पता है कहाँ पे होता है, आपका इनबिल्ड होता है पहले से ही आपके सी कंपाइलर में, जो कि आपका हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है बताइए? एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने में वो आपको हेल्प करता है, यह बात आपको पहले से ही पता है, ठीक है, कि क्या चीज क्या करता है आपको पता है, ठीक है। अब मैं एक और यहाँ से इंसर्ट पे जाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। यहाँ पे अब क्या जनरेट होगा, आपकी यहाँ पे अब एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाएगी, EXE फाइल आ गई है ना, डॉट EXE फाइल आपकी आ गई। अब EXE फाइल क्या करती है, सीधे आपको रैम के पास जाएगी और फिर इंसर्ट होके, मतलब रैम के पास जाएगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है रैम, और इसके बाद रैम के बाद सीपीयू के पास जाती है और सीपीयू से आपको आउटपुट मिल जाता है, रैम, ठीक है। अब रैम के बाद क्या होता है, आपका सीपीयू अटैच होता है आपको आपका रैम से, ये आपको पता होगा। जगह छोटी पड़ गई तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं ना। रैम के बाद क्या होता है आपका सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू के बाद क्या होता है, आपको डायरेक्टली आपको पता है कि आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, नहीं हो क्या, अच्छा ये थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको ना थोड़ा सा और नीचे कर लूँ, है ना। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अब आपको यहाँ पे सीधा आउटपुट मिल जाएगा। नहीं आ रहा, इसको और नीचे करते हैं, ठीक है। एक इंसर्ट और लाए एंड यहाँ से हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया, और ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स किस चीज़ के लिए यूज होगा, आपको आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या चीज़ हमारी यूज हुई। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा,
सबसे पहले हमने एक कोई सी प्रोग्राम लिखा, क्योंकि आपको पता है सी लैंग्वेज जो होती है हमारी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने सी कंपाइलर लेके आए। अब सी कंपाइलर ने क्या करा, सी कंपाइलर ने आपका जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसको बना दिया, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसको हमने लिंक करके हेल्प से हमने उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल सीधी चली गई रैम के पास, ठीक है। अब जब रैम के पास चली गई, और अब रैम के पास जब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल चली गई, तो आपको रैम, आपको पता ही है किसको दे देता है, वो सीपीयू को दे देता है ना। और सीपीयू के पास जब चली गई, सीपीयू आपको डायरेक्ट आउटपुट दे देगा। ओके, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया सी प्रोग्राम को कैसे हम चला पाते हैं ना, कैसे हम एग्जीक्यूट करा पाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, सब कुछ नहीं है, इजी है। सबसे पहले एक हमने सी का कोड लिखा जो कि .c है। उसके बाद में हमने सी कंपाइलर यूज करा, फिर हमने सी कंपाइलर जब यूज करा तो उसने ऑब्जेक्ट फाइल दे दी। फिर हमने लिंकर की हेल्प से .exe बना ली, जो कि हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी रैम के पास चली गई, और रैम के बाद अब सीपीयू को पता है, अब रैम से सीपीयू कनेक्ट होता है, हम सीपीयू दे दिया, सीपीयू ने आपको आउटपुट दे दिया। अब जो आपकी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई, आपने इसको कहाँ पे अपलोड कर दिया, आपने इसको अपलोड कर दिया इंटरनेट पे, है ना। समझिए, आपने इसको अपलोड कर दिया इंटरनेट पे, ठीक है। अभी हम इसको इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। इंटरनेट पे हमने इसको इंटरनेट हमने इसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, ठीक है। और किसको करा, एग्जीक्यूटेबल फाइल को, है ना। exe को हमने अपलोड कर दिया। अब तीन यूजर हमारे पास, अभी मान लीजिए कि हमारे पास तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग अलग। वो आए, सबसे पहले हमारा विंडोज आया, ठीक है। सो कोई भी विंडो वाला यूजर आया, और उसने क्या करा, इंटरनेट पे गया, ठीक है। इंटरनेट से ये जो हमारी हमने exe भेजी थी, इसको सीधा उसने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। exe को उसने डाउनलोड कर लिया। exe फाइल को उसने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब exe फाइल कौन सी लैंग्वेज में थी हमारी, वो थी हमारी, बताइए किसमें थी। जो हमारी exe फाइल थी, वो exe फाइल कौन सी लैंग्वेज में होती है। हाँ, बिल्कुल सही, exe फाइल होती है हमारी एमएलएल लैंग्वेज, मतलब कि मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब एमएलएल ये कौन सी प्लेटफॉर्म की है, ये हमारी विंडोज की है ना। एमएलएल जो है वो किसकी है, विंडो की है, विंडोज, ठीक है। मैंने विन करके लिख दिया है, ठीक है। ये जो हमारी एमएलएल है, ये हमारी किसकी है, विंडो की। अब देखिए, आपके पास यूजर कौन सा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो। आपकी जो exe फाइल है, वो आपने कौन से सिस्टम से बनाई थी, विंडोज से। तो जब आपने फाइल को डाउनलोड करा, और जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये आपकी इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिकॉज जो यूज़र है वो भी विंडो का है, और जो आपकी exe की लैंग्वेज थी, जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज थी, वो भी आपकी किसकी थी, विंडोज़ की थी। तो इसलिए ये आराम से यहाँ पर वर्क कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे रन सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास दूसरा यूजर आता है, दूसरा यूजर किसका है, मान लीजिए आपके पास दूसरा यूजर आया विंडोज का, है ना। ओ सॉरी, विंडोज तो हमारा हो गया, आपका दूसरा यूजर आया मैकिंटोश का है, मतलब मैक ओएस का है, ठीक है। अब उसने सेम ये हमारी जो exe फाइल थी, ये डाउनलोड करी, ठीक है। exe फाइल उसने डाउनलोड कर ली। अब आपको पता है exe फाइल हमारी जो विंडोज से बनाई थी, वो कौन सी लैंग्वेज में बनाई थी हमने, वो सीधा सा आंसर है हमारा, जो हमने exe बनाई थी, वो हमने बनाई थी अपनी
विंडोज से, है ना। अब बट यहाँ पे कौन सा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं मैक ओएस, है ना। अब देखिए क्या होगा, मेरी बात समझिए। एक और हम इनपुट में गए, टेक्स्ट बॉक्स लिया, हमारी एमएलएल की क्या थी, एमएलएल की एक्सी थी, है ना। और एक और इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स पे गए। अब हमारे यहाँ पे कौन सी एक्सी होनी चाहिए, ये हमारी होनी चाहिए मैकिन्टोश की, है ना, यानी मैक की एमएलएल होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों देखिए ये कंडीशन, ठीक है। एमएलएल जो हमारी डाउनलोड ईएक्सी फाइल थी, उसकी एमएलएल कौन सी लैंग्वेज, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से थी, वो थी हमारी विंडोज से। यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म आ गया, ईएक्सी आ गया। अब देखिए समझिए, अकॉर्डिंग टू मशीन वेल ऑपरेटिंग, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मशीन ओएस एमएलएल आर डिपेंडेंस, मतलब कि अगर आपकी ओएस की जो एमएलएल है वो डिपेंडेंस होती है आपकी ओएस पे, मतलब कि जो आपकी वो थी, आपकी जो विंडोज की एमएलएल थी, है ना, वो विंडोज के लिए थी, वो उस पर डिपेंड करती है ना। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंस होती तो वो यहाँ पे वर्क कर जाती, जो कि डाउनलोड ईएक्सी तो हमारी फाइल थी, उसमें एमएलएल कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की थी, आपकी विंडोज की। अब हम यहाँ पे एमएलएल जो हमारी है ना, एमएलएल किसकी होनी चाहिए यहाँ पे, मैकिन्टोश की, है ना, मैकओएस की होनी चाहिए। तो आपको पता है कि भाई जो हमारी एमएलएल है वो तो हमारी डिपेंडेंस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो कंडीशन रॉन्ग आ गई, इसीलिए ये जो हमारा प्रोग्राम था यहाँ पे रन नहीं होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम था वो रन नहीं होगा। ठीक है, आप लॉजिक समझ गए ना। देखिए एक बार और समझाता हूँ मैं आराम से। आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम यूज करा, एट डॉट सी से आप सी का कंपाइलर लेके आए, आप फिर उसके बाद में फाइल जो सी कंपाइलर था उसने आपको ऑब्जेक्ट फाइल दे दिया, आपने लिंकर की हेल्प से ईएक्सी बना ली। अब जो यहाँ पे ईएक्सी थी वो कौन सी लैंग्वेज की थी, वो थी हमारी, वो सॉरी, जो आपकी ईएक्सी थी वो कौन से प्लेटफॉर्म से जनरेट हुई, वो हुई आपकी विंडोज से। ठीक है, आप ईएक्सी अपने रैम को दे दी, सीपीयू ने उसको लिया एंड उसको आउटपुट दे दिया। अब जो आपने ईएक्सी थी वो इंटरनेट पे अपलोड कर दी ताकि और भी लोग उस चीज को यूज कर पाए। बट यहाँ पे क्या कंडीशन आई, जो आपका विंडोज वाला यूजर था उसने आया, आपकी डाउनलोड कर ली ईएक्सी। अब जो आपकी ईएक्सी थी वो विंडोज की एमएलएल में थी, है ना, और जो आपका यूजर था वो विंडोज था, तो इसलिए आपकी जो कंडीशन थी वो वहाँ पे मैच हो गई और आपका जो प्रोग्राम था वो इजीली एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे आपकी कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। बट जैसे ही हमारा मैक ओएस का यूजर आया, उसने आपकी डाउनलोड करी ईएक्सी। अब जो ईएक्सी जो थी वो एमएलएल जो जनरेट हुई थी वो हुई थी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब कौन से सिस्टम से हुई थी, आपकी हुई थी विंडोज से। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू मशीन ओएस एमएलएल आर डिपेंडेंस, ठीक है। अब ये जो आपकी कंडीशन आई, तो ये तो डिपेंडेंस हो गई आपकी, अब वो तो था आपका विंडोज, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं मैक ओएस, तो यहाँ पे जो कंडीशन हुई वो मिसमैच हो गई, इसलिए आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही आपका एक यूज़र और आया, वो कौन सा यूज़र आया, वो आ गया था आपका निलिक्स का, है ना। हम मानते हैं भाई जो हमारा नेक्स्ट यूज़र था वो हमारा जो किसका आ गया, वो आपका निलिक्स का आ गया। उसने भी सेम वही सेम चीज़ करी, आपकी जो ईएक्सी थी उसने डाउनलोड करी, है ना। तो हम यहाँ पे पहले डाउनलोड करवा देते हैं इसको, डाउनलोड करी, है ना, क्या ये एक्सी डाउनलोड कर ली उसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि ये एक्सी किस में थी, अगेन जो आपकी कहाँ से जनरेट हुई थी, आपकी विंडोज की एक्सी थी, है ना, जो आपकी यूज करी आपने एमएलएल, वो कौन सी लैंग्वेज की थी, वो आपकी एमएलएल उसकी थी, विंडोज की थी। अगेन जो कंडीशन है वो रॉन्ग आएगी, है ना। अब आपकी जो वो होनी चाहिए, एक सेकेंड, टेक्स्ट बॉक्स। अब जो आपकी एमएलएल होनी चाहिए, कंडीशन जो मैच करानी है, आपकी एमएलएल होनी चाहिए आपकी लिनक्स की, है ना। अगेन जो कंडीशन है रॉन्ग हो गई, है ना, इसलिए ये भी आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा, है ना, नॉट रन। पता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मशीन ओएस एमएलएल आर डिपेंडेंस, ठीक है।
सो ये जो कंडीशन आई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की, ये क्या हुआ आपको एक बार और समझिए। सी प्रोग्राम था, है ना, आप कंपाइलर लेके आए, अपने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, EXE आ गई। EXE आपने अपलोड कर दी इंटरनेट पर, है ना। अब एक जो विंडोज का यूजर आया, उसने आपकी EXE डाउनलोड करी। अब जो EXE थी, वो जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होती है वो किसकी थी, विंडोज की थी। अब विंडोज का ही यूजर था, है ना, तो इजीली ये रन हुई, आपको कुछ दिक्कत नहीं आई। ठीक है। अब दूसरा क्या कंडीशन थी, कोई मैकिन्टोश का यूज़र आया, उसने आपकी EXE डाउनलोड करी। अब जो EXE थी वो डिपेंडेंस होती है OS पर, वो किससे बनी थी, वो बनी थी आपकी विंडोज से। यहाँ पे यूज़र किसका आ गया, मैकिन्टोश का। अब उसको MLL किसकी चाहिए थी, मैकिन्टोश की। तो यहाँ पे जो कंडीशन हुई वो मिसमैच हो गई, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं हो पाया, है ना। ऐसे ही सेम तीसरी कंडीशन जिसमें कि लिनक्स का यूज़र था, उसने आपकी डाउनलोड करी EXE। अब जो EXE थी वो डिपेंडेंट थी आपकी विंडोज़ के OS पर। अब बट यहाँ पे उसको MLL किसका चाहिए था, उसको चाहिए था लिनक्स का। अगेन कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो गई, इसलिए ये भी आपका प्रोग्राम नहीं चला। ठीक है। सो ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ठीक है। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो एक जावा का कोड होता है, एक जो फाइल होती है, वो कैसे हमारी पूरी कंपाइल होती है, उसमें क्या क्या बीच में और चीज़ें आती हैं, और कैसे उस कोड का हमें एक एग्जीक्यूशन मिलता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको अगर प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी सीखनी है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक जावा का कोड कंपाइल होता कैसे है, बीच में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, जिससे कि उस कोड का एग्ज़ीक्यूशन मिल पाता है। ठीक है? तो चलो हम बात करते हैं इस चीज़ की, है ना? एक मैं टेबल बना रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा, है ना? देखिए सबसे पहले आपका एक जावा का प्रोग्राम है ना, जो कि जावा का प्रोग्राम है, जो कि आपने सेव कर रखा है एट डॉट जावा से। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, और इसको भी इधर करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अब देखिए, जब आपने जावा का प्रोग्राम सेव कर लिया है ना, सेव किससे होता है आपको पता है, फाइल एक्सटेंशन जो कि डॉट जावा है, वो आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको कोई जावा कोड है तो। अब आपको इंटरनेट से, अभी मैं खाली आपको एक बता रहा हूँ बात, आपको डाउनलोड भी बाद में करवा के दिखाऊंगा। जब हम एक्चुअल कोडिंग पे आएंगे उस टाइम मैं बताऊंगा आपको कैसे पूरा जावा का कोड रन कराना है, कौन कौन सी फाइलें हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं, कौन कौन से हमें जो कोड एडिटर होते हैं वो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। एक हमारे पास JVM होता है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन होती है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं, और जस्ट सिंपल इतना समझिए, उसकी हेल्प से आपका जो जावा का प्रोग्राम है वो रन होता है। अब रन कैसे होता है ना, वो चीज़ अब समझिए। देखिए सबसे पहले आपने एक प्रोग्राम बनाया, जो कि क्या था आपका, आपने सबसे पहले एक जावा का प्रोग्राम बनाया, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है एट डॉट जावा। ठीक है, दे दिया है। अब क्या होगा, आपका कंपाइलर आएगा। ठीक है। अब हम इसके बाद क्या आएगा, कंपाइलर। ठीक है। ये हमारी लाइन है, क्या इसमें लाइन का भी ऑप्शन होता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। इसमें लाइन का ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि शेप्स में ये है, और कोई पतली लाइन यही है। अच्छा, और हाँ, ये देखिए। ठीक है, आपने सबसे पहले एक जावा का कोड था जो आपने सेव कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका कंपाइलर, है ना, यहाँ पे कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो आपका जावा का कोड था उसको कंपाइल कर देगा आपके बाइट कोड में। देखिए ऑल लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि आपका जो कंपाइलर होता है वो सीधा कंपाइल कर देता है आपके कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में। बट यहाँ पे क्या होता है, जावा की लैंग्वेज में आपका जावा का कोड है, आप कंपाइलर यूज करेंगे, तो कंपाइलर आपको एक
बाइट कोड जनरेट करके देगा, है ना? आपको एक बाइट कोड जनरेट करके देगा। जो कि आपका डॉट क्लास के नाम से उसकी फाइल की एक्सटेंशन होगी। अगर आपको देखना है वो आप देख भी सकते हैं, जब हम एक्चुअल कोडिंग करेंगे मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि बाइट कोड हमारा कहाँ पर जाके सेव हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए, अब इसके बाद हमारा नंबर आता है जेवीएम का। जेवीएम अगेन जावा वर्चुअल मशीन, जिसकी हेल्प से हम अपने जावा के कोड को एग्जीक्यूट करा पाते हैं, है ना? कोड के बाद क्या आता है, हमारा जेवीएम, है ना? जेवीएम जो कि हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल होता है। अब जेवीएम के पास क्या होता है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस चीज को भी समझना होगा हमें। ठीक है, इंटरप्रेटर आपको पता ही है क्या होता है ना? अब इसके बाद अ, जो इंटरप्रेटर है, आपको पता है कि जो लाइन बाय लाइन कोड आपको रैम में देता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज आएगी फिर हमारी, इसके बाद आएगी चीज हमारी रैम की, है ना? अब क्या आएगा हमारा, रैम आएगा। रैम जिसके पास आपको पता है जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो 0101 में होती हैं, ठीक है, ये आपको पहले से ही बात पता है। ठीक है, अब रैम किससे अटैच होती है आपको पता है, ये सीपीयू से अटैच होती है, ठीक है। अब सीपीयू क्या करता है ये भी आपको पता है, आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देगा एंड आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक किसी भी जावा प्रोग्राम को जो हम रन कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जावा प्रोग्राम होता है जो कि एड डॉट जावा से होता है, ठीक है। आपका एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन है, आप इससे सेव करते हैं। कंपाइलर आएगा, कंपाइलर आपको बाइट कोड जनरेट करके देगा, जो कि आपको डॉट क्लास उसका फाइल का एक्सटेंशन होता है, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये बाइट कोड है, ठीक है। उसके बाद जेवीएम आएगा, जेवीएम के बाद इंटरप्रेटर होता है, वो बाइट कोड को लेगा और इंटरप्रेटर की हेल्प से आपको रैम में वो लाइन बाय लाइन आपको मशीन लेवल, जो मशीन लेवल का कोड होता है वो आपको देता जाएगा, और रैम आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है, सीपीयू से आपको आउटपुट मिल जाएगी। अब देखिए एक चीज और समझिएगा कि जो हमारा जावा का प्रोग्राम होता है वो आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज में होता है ना? किसमें होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। अब जो हमारा बाइट कोड होता है ये होता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल कोड में होता है, ठीक है। ये किसमें होता है, इंटरमीडिएट लेवल कोड में, यानी ILL, है ना? इंटरमीडिएट लेवल कोड में होता है, ठीक है। बट जो हमारा रैम में आ रहा होता है ये हमारा मशीन लेवल कोड में आ रहा होता है, यानी MLL में आ रहा होता है, ये वाला हमारा जो कोड का लैंग्वेज है, ठीक है। जिसकी मदद से हमारा जो रैम है, रैम हमारा सीपीयू से आपको इजीली आउटपुट दे देता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमारा कैसा एक जावा का प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा कंपाइलर, कंपाइलर ने बाइट कोड जनरेट करके दिया, जेवीएम इंटरप्रेट हमारा, फिर रैम आ गया, रैम पे डायरेक्टली अटैच होता है सीपीयू और आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपने ये समझ लिया कि आपका जावा का कोड कैसे कंपाइल होता है, कैसे उसका आउटपुट आता है। अब जावा में ऐसे कौन सी चीज थी जिसकी वजह से हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हमने यहाँ पे ला दी, वो है बाइट कोड। अब देखिए, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अपना जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी में था वहाँ पे हम अपनी जो हमारी फाइल थी ना, EXE की फाइल थी जो कि हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल थी, उसको हम अपलोड कर रहे थे गूगल पे, है ना, या फिर किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी इंटरनेट सर्वर पर हम उस फाइल को अपलोड कर रहे थे, जिससे कि कोई भी यूज़र आ रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, वो उस फाइल को डाउनलोड कर रहा था और उसको वो चला पा रहा था, अगर कंडीशन मैच हो रही थी तब। किसकी?
जो हमारी एमएलएल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती थी। अगर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि हमारी एमएलएल जनरेट हुई है, अगर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिए, ये जो बाइट कोड होता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये जो बाइट कोड होता है इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती, हमारी इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारा बाइट कोड होता है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, इसीलिए और ये होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ही होता है। ठीक है, डिपेंडेंस नहीं होता है। ये जो होता है हमारा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ही होता है। ठीक है, जो हमारा बाइट कोड होता है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ही होता है। ठीक है, आप ये मत कह देना कि जो बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस है। ठीक है, अब जो आपका बाइट कोड था वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, अब जो आपका जो बाइट कोड है आप एक काम करिए, इसको लीजिए और इसको अपलोड कर दीजिए इंटरनेट इंटरनेट पर। ठीक है, हमने यहाँ से लिया और इसको हमने अपलोड कर दिया इंटरनेट पर। ठीक है, इसको हम अपलोड कर देते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, ये जो हमारा बाइट कोड था, जो हमारी फाइल का बाइट कोड था, इसको हमने अपलोड कर दिया इंटरनेट पर। ठीक है, बाइट बाइट कोड जो था वो हमने अपलोड कर दिया कहाँ पर, इंटरनेट पर। ठीक है, आप समझिए हमने ये इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सेम अगेन जितने ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो आएंगे। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल ले लें अपने तीन, जो कि हमारे विंडोज़ के थे और हमारे जो लिनक्स था और सेम अगेन हमारा जो मैकिन्टोश था। देखिए विंडो का यूज़र आया सबसे पहले। ठीक है, कौन यूज़र आया, विंडो का यूज़र आया, उसने क्या करा, सीधा जो बाइट कोड था वो डाउनलोड करा। ठीक है, अपने विंडोज के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हमारी exe फाइल डाउनलोड नहीं हो रही थी, यहाँ पे क्या डाउनलोड हो रहा था, बाइट कोड डाउनलोड हो रहा था। ठीक है, बाइट कोड डाउनलोड कर लिया और देखिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर उस सिस्टम में जेवीएम का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन कराना है तो। ठीक है, जेवीएम अगेन जावा वर्चुअल मशीन, जिससे कि आपका कोड जो है वो रन होता है। अब देखिए ये लिनक्स के लिए जेवीएम अलग होता है, मैकिन्टोश के लिए यानी मैक के लिए अलग होता है और आपका जो विंडोज़ होता है उसके लिए अलग होता है। अगर हमारे पास विंडोज़ है तो हम जो जेवीएम है वो ओरेकल की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको मैं आपको दिखाऊंगा भी इंस्टॉल करके बाद में, है ना, जब उस चीज़ की बारी आएगी तो हम वहाँ से इंस्टॉल भी कर रहे होंगे उसको और देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग आपका बैट वो जेपीएम होता है, यानी विंडोज़ के लिए अलग है, मैकिन्टोश के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है और आपका जो लिनक्स है उसके लिए अलग है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए आपके लिए जेवीएम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जेवीएम डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, जेवीएम डाउनलोड फॉर विंडो।
ठीक है, आपने JVM डाउनलोड कर लिया विंडो का। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जो JVM के पास क्या होता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, अब इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब आपको पता है, देखिए, अब इस चीज को समझने से पहले यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे क्या था, बाइट कोड था। ठीक है, अब JVM आया जिसके पास आपका इंटरप्रेटर था, है ना। अब इंटरप्रेटर ने क्या करा, लाइन बाय लाइन कोड दे दिया रैम को, जिससे कि CPU ने आपको आउटपुट दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। JVM क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड देगा आपके रैम में, और रैम उसको CPU से अटैच होगी और CPU उसको आउटपुट दे देगा। ठीक है, अगेन देखिए, यहाँ पे रैम में इंटरप्रेटर, क्योंकि JVM के पास इंटरप्रेटर है ना, रैम में वो आपको बाइनरी फॉर्म में आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में आपको कोड दे देगा। अब रैम किससे अटैच होती है, आपको CPU से, है ना, और CPU आपको आउटपुट दे देगा। आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो हमारा कोड भी यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए आप क्या चीज हुई यहाँ पे, कैसे हुई। देखिए, समझिए, सबसे पहले हमने अपने जावा का कोड को लिया, जो कि डॉट जावा से हमारी फाइल सेव होती है, आपको पता है। कंपाइलर आया, कंपाइलर ने आपका बाइट कोड जनरेट कर दिया। बाइट कोड के बाद JVM आया, जिसके पास इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है, वो दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर आया, इंटरप्रेटर ने क्या करा, जो बाइट कोड था उसको लाइन बाय लाइन रैम को आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में देता गया उस कोड को। ठीक है, जिससे कि जो आपकी रैम थी CPU से अटैच थी, और CPU उसको आउटपुट देता गया। अब क्या करा, अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए हमारा जो बाइट कोड था उसको हमने अपलोड कर दिया इंटरनेट पर। ठीक है, अब इंटरनेट पर हमारे यूजर आए, जैसे कि हमारा विंडोज का यूजर आया, उसने क्या करा, बाइट कोड को डाउनलोड कर लिया और JVM को उसने इंस्टॉल कर लिया विंडोज के लिए। अब JVM के पास क्या था, हमारा इंटरप्रेटर था। ठीक है, अब इंटरप्रेटर की हेल्प से रैम में लाइन बाय लाइन मशीन लेवल कोड जाता गया, और उसका CPU अटैच था, उससे आउटपुट भी मिल गया और हमारा कोड भी रन हो गया। अगेन यही सेम प्रोसेस हमारा विंडोज में होता है, और वो अगेन यही प्रोसेस हमारा मैक ओएस में होता है, और लिनक्स में भी यही सेम प्रोसेस होता है। देखिए, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक और हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, है ना। अगेन सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो बाइट कोड है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आपका डाउनलोड होगा क्या, बाइट कोड। ठीक है, जिसका आपको पता है डॉट क्लास से उसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब आपको JVM इंस्टॉल करना पड़ेगा मैक के लिए। कहाँ से, ओरेकल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री है, उसका कोई भी रुपए आपको नहीं देने पड़ते हैं। आपको क्या करना है, JVM डाउनलोड करना है, किसके लिए, मैक ओएस के लिए। ठीक है, मैक ओएस के लिए आपको JVM इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब JVM के पास क्या होता है, JVM के पास क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, आपको पता है। ठीक है, इंटरप्रेटर होता है, आपको पता है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, उससे आपके रैम में लाइन बाय लाइन मशीन कोड जाता रहेगा, है ना। आपकी जो रैम है उसको लाइन बाय लाइन मशीन कोड मिलता रहेगा।
ठीक है। अब रैम किससे कनेक्ट होती है? अगेन सेम, आपकी रैम कनेक्ट होती है आपकी सीपीयू से, है ना। रैम किससे कनेक्ट होती है? आपकी सीपीयू से। सीपीयू से कनेक्ट होती है, आपको आउटपुट इजीली मिल जाएगा। ठीक है। एंड आपका कोड भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रोसेस समझे? देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम थी, जस्ट आपको जेवीएम डाउनलोड करना है, जिस लेवल जेवीएम डाउनलोड करना है जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सेम प्रोसेस यही आपका नलिक्स के लिए भी होता है। ठीक है, तो नलिक्स के लिए भी हम देख लेते हैं। नलिक्स अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है, सेम आपको बाइट कोड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? जहाँ से भी, जिस भी कंपनी ने आपको बाइट कोड प्रोवाइड कराया है। ठीक है, क्या करना है? अगेन सेम आपको डाउनलोड करना है बाइट कोड। ठीक है। अब आपको जेपीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए आप जेवीएम को इंस्टॉल करें। ठीक है, जेवीएम इंस्टॉल फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया लिनक्स को। अब सेम, अब जब जेवीएम आपने इंस्टॉल करा तो उसके पास इंटरप्रेटर तो था ही, है ना। अब जिसकी मदद से क्या करेगा ये, इंटरप्रेटर था, है ना। इंटरप्रेटर इसके पास था। अब इंटरप्रेटर जब इसके पास था तो आपको पता है वो रैम को लाइन बाय लाइन कोड प्रोवाइड कराता रहेगा, है ना। अब वो लाइन बाय लाइन जब कोड प्रोवाइड कराता रहेगा रैम को, तो वो इजीली आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। क्या आएगा? रैम को जब कोड मिलता रहेगा मशीन लेवल कोड में लाइन बाय लाइन, तो वो सीधी सी बात है भाई, एग्जीक्यूट करा देगा, है ना। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जस्ट सिंपल है, आपको जो सीपीयू है तो उसको मिल जाएगा, है ना। रैम जो है, जो बाइट को, जो आपका मशीन लेवल कोड आया था, एमएलएल आया था, वो किसको दे देगा? सीपीयू को दे देगा एग्जीक्यूशन करने के लिए, है ना। जिससे कि यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना। और एंड आपका कोड भी रन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो कोड है वो भी रन हो जाएगा। देखिए, सीधा सा है, कुछ भी ज़्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड की चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपने जावा का कोड आपने इंस्टॉल करा, वो जावा का कोड आपने सेव करा, कंपाइलर लिया, कंपाइलर ने बाइट कोड जनरेट करा, बाइट कोड के बाद जेवीएम आया जिसके पास इंटरप्रेटर होता है, फिर वो इंटरप्रेटर को रैम में उसने 010101 की फॉर्म में उसने आपको वैल्यूज दे दी, फिर आपको सीपीयू आ गया जिसने आपको आउटपुट दे दिया। अब आपका जो बाइट कोड था वो हमने अपलोड कर दिया इंटरनेट पर, कोई भी यूजर आया उसने बाइट कोड को जनरेट, बाइट कोड को डाउनलोड करा। अब हमारे पास जेवीएम था, हमने इंस्टॉल कर लिया था विंडोज के लिए, जिसके पास इंटरप्रेटर था। इंटरप्रेटर की वजह से हमारी रैम में मशीन लेवल लेवल कोड मिल गया, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट आ गया। और ये दोनों चीजें हमारी मैकिन्टोश में और लिनक्स में भी सेम चीजें हुई, जिसकी वजह से हमें दोनों में आउटपुट मिल गया, और जिसकी वजह से हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी भी मिल गई। ठीक है, नहीं तो वहां पे क्या हो रहा था, जो हम बात करें अगर इसकी, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी थी, यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा, इंटरनेट पर हमने EXE अपलोड करी थी, है ना। एमएलएल जो था हमारा, वो हमारे विंडोज के लिए था, बट कंडीशन जो मैच नहीं हो पा रही थी। मान लीजिए आपके पास मैक ओएस है, अब जो मैक ओएस को चाहिए एमएलएल मैक ओएस वाली, क्योंकि वो डिपेंडेंस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऐसे लिनक्स के लिए भी सेम चीज ही हो रही थी, क्योंकि उसको
जो मशीन लेवल कोड चाहिए वो लिनक्स के लिए है ना, बट यहाँ पे हमारा एमएलएल किसका था, विंडोज का था, जिसकी वजह से हमारा कोड जो है वो रन नहीं हो पा रहा था। बट जब हमने जावा यूज करी, तब हमने देखा जो हमारा वाइट कोड था वो हमने अपलोड कर दिया था इंटरनेट पर, और हम जब हमने जेवीएम डाउनलोड कर लिया था विंडोज के लिए या फिर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो आपका जो इंटरप्रेटर था उसने जो कोड को लाइन बाय लाइन आपको रैम में देता गया और आपको आउटपुट देता गया, और आपने देखा कि जो हमारा कोड था वो हमारा विंडोज में भी रन हो गया, आपका मैक ओएस में भी रन हो गया और आपका लिनक्स में भी रन हो गया, जिससे कि जो हमारी कंडीशन थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी वाली वो हमारी क्रिएट हो गई, है ना। जो हमारी कंडीशन थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी वाली वो हमें कंडीशन इजीली मिल गई, है ना। अब यही था हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जैसे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगेन एक बार और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो हमारी देखिए जो जावा का प्रोग्राम था वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जो हमारा बाइट कोड था वो इंटरमीडिएट लेवल कोड में होता है। अब जो रैम में हमारा इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन कोड भेजा था वो हमारा किसमें होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब जो हमारा बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है, बट जो जेवीएम होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस होता है, इसीलिए जेवीएम हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारी कुछ इंपोर्टेंट इसमें बात थी, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आप अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो आप दोबारा वीडियो को बैक ले लेना, आपको डेफिनेटली सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।